मार्कर काला। गुड आफ्टरनून। तो देखिए बेटा, आज हम टॉपिक चालू कर रहे हैं नया। दो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको आज, मानव में पाचन और मानव में गैसों का परिवहन, गैसों का विसरण। मानव में पाचन तो सबसे पहले जो परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, पाचन की परिभाषा जानते बेटा? पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब होता है जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा, एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषण योग्य सरल एवं अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में अपघटित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। अब देखिए, पाचन क्या है? जटिल भोज्य पदार्थों का सरल एवं अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में अपघटित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो ये तो परिभाषा पाचन की। अब सबसे पहले मानव में, इस आपके जो कोर्स में मानव पाचन तंत्र नहीं है, केवल एक बार पहचान करना पड़ेगा। जहां से आप वीडियो पढ़ते हैं कहीं से भी, पहले सिलेबस को देखो। पाचन तंत्र बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाता है पाचन तंत्र। तो केवल मानव में पाचन है, और वो पाचन किसका?
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, 4 का पाचन है। और टॉपिक नहीं, केवल यही टॉपिक है, आपको पाचन पढ़ना है। और पाचन में किसका पढ़ना है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन का। तो सबसे पहले पाचन पढ़ोगे आप किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। सबसे ध्यान दें बेटा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इसमें लिख रहा है कि बेटा पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होती है? मुख से प्रारंभ होगी और छोटी आंत में पूर्ण होगी। छोटी आंत में ही अपघटित पदार्थों क्या होगा? अवशोषण होता है। अब देखिए यहां एंजाइम काम करता है, कौन सा? एमाइलेज, ध्यान दिमाग में रखना। और किसका पाचन करता है एमाइलेज? स्टार्च को किस में बदलता है बेटा? स्टार्च और शर्करा को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और ये मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इनका अवशोषण होता है, इनका अवशोषण होता है। ये जटिल भोज्य पदार्थ है और ये सरल भोज्य पदार्थ है। तो पहले ध्यान रखना है, ये पाचन हो गया। जैसी सरल इकाइयों में तोड़ते हैं, यह क्रिया मुख में लारीय एमाइलेज से शुरू होती है और कहां रुकती है बेटा? पेट में रुकती है। फिर पेट में रुक गई, इसका मतलब है, ध्यान दो, जो एमाइलेज स्रावित हुआ लार में, ये लार में पाया जाता है। इस क्रिया मुख कहां रुक गई? पेट में रुक गई बेटा, पाचन क्रिया। उसके बाद में एक दूसरा एंजाइम आएगा बेटा, अग्नाशय द्वारा स्रावित होगा एक एंजाइम। अब और फिर अग्नाशय के छोटी आंत में अंतिम रूप से अवशोषण होता है इनका, किनका? इन सरल भोज्य पदार्थों का हमें ऊर्जा मिलती है। ये तो बेसिक पॉइंट है, लेकिन पाचन यहां से प्रारंभ होगा। सबसे पहले देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया पढ़ेंगे आप सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया तो वही पाचन है जो बता रहा था मैं आपको। केवल ये ध्यान रखना है कि पाचन प्रारंभ कहां से होता है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, वसा का नहीं होता, ना प्रोटीन का होता है, ना विटामिन का होता है। केवल ये बात ध्यान रखना है आपको, केवल कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च बोल रहे हैं बेटा, इसका पाचन प्रारंभ हो कहां से? मुख गुहा से। तो देखिए, चबाने की क्रिया के साथ लार ग्रंथियां किससे श्रवण करती हैं? लार का। और लार में एंजाइम होता है एमाइलेज। ये क्या करेगा? ये स्टार्च को तोड़ेगा किसमें? माल्टोज में। माल्टोज क्या है भाई? ये स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, पाचन पढ़ रहे हो। और ये माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। तो स्टार्च टूटा किसमें बेटा? माल्टोज डाइसैकेराइड में तोड़ना शुरू करता है। इसका मतलब है केवल हमें इतना ही हुआ है कि पॉलीसैकेराइड स्टार्च को तोड़ दिया किसमें? डाइसैकेराइड में। ये बात ध्यान रखना है। ये क्रिया कहां प्रारंभ हुई? मुख गुहा में। क्वेश्चन आए, स्टार्च कहां प्रारंभ होता है? मुख गुहा में। कहां समाप्त होता है? छोटी आंत। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा के बाद में आप पढ़ोगे आमाशय में, मतलब पहले पाचन पढ़ा आपने मुख में, अब पाचन होगा किसके बाद? किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कहां पर? आमाशय में। बताओ बेटा, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता, ध्यान रखना बेटा। कार्बोहाइड्रेट का कोई पारासायनिक पाचन नहीं होता, केवल यांत्रिक पाचन होता है। और यांत्रिक पाचन का मतलब जानते हो, क्योंकि आमाशय में क्या होगा? HCl होगा और HCl भोजन को गला देगा, अम्ल तो है। ये क्या करता है बेटा? भोजन को मिलाना, मतलब एक प्रकार से लुगदी बनाई जाती है।
अमाशय में पचित भोजन को क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं, बताइए। तो हम कितना उल्टा सीधा भोजन ग्रहण कर लें, हमारे शरीर में कोई मशीन नहीं है जो भोजन को पीस देती है, कर देते बेटा। क्योंकि अमाशय में एक अम्ल स्रावित होगा HCl, HCl क्या करेगा? भोजन को गला देगा, बिल्कुल। और इसमें लुप्ति बन जाएगी, यांत्रिक पाचन, मतलब क्रमोत्तरांग चलती है अमाशय में, भोजन को मथा जाता है, वही बनाई जाती है। तो अमाशय में पचित भोजन को क्या बोलते हैं? कायम कहते हैं। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता, रासायनिक पाचन नहीं होता, केवल यांत्रिक पाचन होता है। भोजन की लुगदी बनाई जाती है, भोजन को अच्छी तरह मिलाया जाता है। एक बात ध्यान रखना। अब बात हम लोग छोटी आंत में, पहला पाचन मुख गुहा में हो गया, दूसरा अमाशय में, तीसरा है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होता है बेटा? अग्नाशय से एक एंजाइम और स्रावित होता है, ध्यान रखना। एक तो मुख्य लार में एंजाइम था टाइलिन, वो लारीय टाइलिन था, क्योंकि लार में पाया जाता है। ये अग्नाशय एमाइलेज है, मतलब अग्नाशय के द्वारा भी एक एमाइलेज का श्रावण होगा। जो शेष स्टार्च रह गई है ना बेटा, मान लो मुख गुहा में प्रॉपर लार नहीं मिल पाई, कुछ मात्रा में स्टार्च रह गया है, उसका पाचन फिर कहां पे होगा? छोटी आंत में होगा, और वो होगा अग्नाशय एमाइलेज। क्योंकि रास्ता में जो गृहिणी के अंदर अग्नाशय खुल रहा है, अग्नाशय रस मिलकर के छोटी आंत में आएगा, और जो शेष स्टार्च रह जाएगी उसका पाचन कर देगा बेटा, उसको भी किस में बदल देगा? माल्टोज में। ये बात ध्यान रखना आपको। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का आप लोग अंतिम पाचन पढ़ोगे। अभी पाचन चल रहा था कार्बोहाइड्रेट में, अंतिम पाचन किसका? कार्बोहाइड्रेट का। देखिए आंत की दीवारों से स्रावित एंजाइम माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ध्यान रखना बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। ये कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। कहीं ये पूछे आपसे कि माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज का स्रावण कहां पर होता है? छोटी आंत में। ये क्रिया छोटी आंत में करते बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद में किस पर क्रिया करते हैं? एक बात ध्यान रखना, माल्टेज क्रिया करता है माल्टोज पर, सुक्रेज क्रिया करता है सुक्रोज पर, और लैक्टेज क्रिया करता है लैक्टोज पर। अब इसको बदल देते बेटा, बताइए सभी आपको डाइसैकेराइड है, और ये बदलेंगे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में, एकल इकाई बदलेंगे। क्योंकि हमारे शरीर में केवल अवशोषण ग्लूकोज के होता है, श्वसन क्रिया में काम आने वाला पदार्थ कौन है? ग्लूकोज है। तो ये सभी इनका पाचन होगा, और किस में बदलेंगे? ये ग्लूकोज में। चाहे वो माल्टोज हो तो भी ये ग्लूकोज बदलेगा, सुक्रोज भी बदलेगा ग्लूकोज में, और लैक्टोज भी बदलेगा ग्लूकोज में। क्योंकि ग्लूकोज का ही हमारे शरीर में क्या होता है बेटा? छोटी आंत में अवशोषण होता है, और ग्लूकोज ही हमारे शरीर में रक्त में पहुंच करके सभी कोशिकाओं में पहुंचेगा, और कोशिकाओं में ऑक्सीकरण क्रिया किसके माध्यम से होती है? ऑक्सीजन के माध्यम से। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत कौन है? ग्लूकोज है। तो ये यहां तक पाचन आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। इसके बाद में क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण और परिवहन, ये बात ध्यान रखना है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन कहां पे हुआ? छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही क्या होगा? अवशोषण होगा। देखिए तो पचे हुए ग्लूकोज को आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषण कर रक्त प्रवाह में भेज दिया जाता है बेटा। अवशोषण होगा और वो रक्त में पहुंच जाएगा। कहां? कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज रक्त में पहुंच जाएगा, और यह ऊर्जा के लिए पूरे शरीर में वितरित होगा रक्त के माध्यम से। रक्त तो बेटा हमारी हर कोशिका तक पहुंच रहा है। जो रक्त है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज पहुंच गया, और प्रत्येक कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन क्रिया होगी तो प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। तो यहां तक आपका पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, और अवशोषण भी हो गया। ये बात ध्यान रखना है।
कार्बोहाइड्रेट का अंतिम अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण छोटी आंत में होगा और अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट के बाद में अब आएगा पाचन किसका? मानव में प्रोटीन का पाचन। तो एक बात ध्यान रखना, प्रोटीन के पाचन में और कार्बोहाइड्रेट पाचन में अंतर है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ हो रहा था, छोटी आंत में अंत हो रहा था, लेकिन प्रोटीन का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ नहीं होता बेटा। इसमें ये बात ध्यान रखना है, इसका मुख्य रूप से पाचन कहां होता है? आमाशय और छोटी आंत। ये बात ध्यान रखना। पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है? प्रारंभ कहां होता है? आमाशय में, और अंत कहां होता है? आमाशय में। पचित भोजन का, प्रोटीन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। ये बात ध्यान रखना, तीनों चीज याद रखनी है कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहां होगा? आमाशय से, अंत कहां होगा? छोटी आंत में, और अवशोषण भी कहां होता है? छोटी आंत में। अब आपसे ये पूछे प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन से हैं? तो ये 3 एंजाइम याद रखो बेटा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज। ये एंजाइम होते हैं, कहीं हो जाए प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो 3 याद रखो। ये तीनों पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, याद रखना। स्टार्च पाचक एंजाइम लाइपेज है, एक लारीय एमाइलेज है, एक लारीय एमाइलेज है और एक अग्नाशय एमाइलेज। दो एंजाइम बताए आपको। प्रोटीन पाचक एंजाइम 3 हैं, कौन कौन से? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज, ये याद रखें तीनों एंजाइम। और इसके बाद बेटा देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं इसको। तो ये टॉपिक अधूरा चल रहा था। देखो बेटा, ये HCl के बारे में, ये क्वेश्चन जो बंद हो रहा है ना, देखिए यहां पर HCl है। जो HCl होता है ना बेटा, वो क्या करता है? प्रोटीन को विकृत कर देता है। एसिड ही तो है, एसिड पाचन नहीं करेगा लेकिन प्रोटीन को विकृत कर देगा, जिसे एंजाइम छोटे पेप्टाइड और अंततः अमीनो अम्लों में तोड़ देते हैं। जब संरचना विकृत हो जाती है तो एंजाइमों को कार्य करना आसान हो जाता है। सही है ना बेटा? जब संरचना विकृत हो जाएगी तो HCl क्या करेगा? प्रोटीन की संरचना को विकृत करेगा, और विकृत करेगा तो एंजाइमों को कार्य करना आसान हो जाएगा, और एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेंगे किसमें? छोटे पेप्टाइड और अंततः अमीनो अम्लों। बेटा आप जानते हैं कि अमीनो अम्लों के मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, होता नहीं होता? प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो अम्लों से, और अमीनो अम्लों का हमारे शरीर में क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ध्यान रखें, पहले प्रोटीन टूटेगी छोटे पॉलीपेप्टाइड में टूटेगी, क्योंकि प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, तो प्रोटीन टूटेगी पहले डाइपेप्टाइड में टूटेगी, और फिर डाइपेप्टाइड टूटेंगे बेटा किसमें? अमीनो अम्ल में टूटेंगे। तो एक बात ध्यान रखना है, जो छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं, ये तो बेसिक चीज है, ध्यान दो। यहां में बेसिक चीज दे रखी है पहले प्रोटीन के बारे में। अब यहां में दे रखा है कि पाचन कहां से प्रारंभ होता है बेटा? प्रोटीन पाचन के चरण हैं, दर और प्रक्रिया इस प्रकार है। देखिए बेटा, पहला है मुख गुहा। अब बताइए बेटा, क्या प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में होता है? रासायनिक, एक बात ध्यान रखना, प्रोटीन का रासायनिक पाचन मुख गुहा में नहीं होता। रासायनिक पाचन नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं कि मुख गुहा में भोजन को चबाकर और लार मिलाकर
लार मिलाई जाती है जिससे कि वो अमाशय में प्रवेश करना आसान हो जाता है। आप भोजन को लार ना मिलाएं जब तक सीधे निगल सकते हो। सूखा भोजन हो वो तो मुंह में चबाने के बाद जब लार मिल जाती है तब निगलना आसान हो जाता है, अंदर सांस लेने में अटक जाएगा। तो केवल यहां पर इतनी क्रिया होती है, छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है क्योंकि ये भोजन को जब चबाएंगे तो ऑटोमेटिक टूट जाए छोटे टुकड़ों में। उसके बाद लार के साथ मिश्रित किया जाता है, लार मिलाई जाती है, लार के साथ वो लचलसा हो जाता है बेटा, जिससे कि ये आमाशय में आसानी से जा सके, अन्यथा अधर पर अटक जाएगा, आमाशय में पहुंच नहीं पाएगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता, ठीक है। अब प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? आमाशय से। आपके बेटा पाचन की भूमिका आमाशय, ये आमाशय में जठर ग्रंथियां क्या स्राव करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्राव करती हैं, HCl छोड़ती है। यह एसिड भोजन के माध्यम को क्या बनाता है? अम्लीय। बताओ बेटा भोजन के अम्लीय माध्यम से क्या असर पड़ता है? भाई पहले लार मिल रही है, लार में टाइलिन है, यदि भोजन में कोई जीवाणु प्रवेश करेगा तो टाइलिन खत्म कर देगा। अम्लीय माध्यम में भी कोई जर्म नहीं पनपता। हमारे आमाशय में भोजन सड़ता नहीं है कभी भी, ये ध्यान रखना। एसिड होता है ना, ये भोजन को क्या करता है, मतलब कि सड़ने से रोकता है। एसिड ही तो है। अब देखिए अम्लीय बनाता है और प्रोटीन को क्या कर देगा बेटा? रचना को विकृत कर देगा, जिससे एंजाइमों इसे तोड़ना आसान हो जाता है। वही केवल पहले एक कोमल समरी थी, अब डिटेल दे दिया कि आमाशय में क्या हो रहा है। HCl क्या करेगा? प्रोटीन को विकृत कर देगा, संरचना को विकृत कर देगा, जिससे कि एंजाइम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। अब सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। ये बात ध्यान रखना, आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन। ये बात ध्यान रखना, आमाशय में तो पेप्सिन मिलता है, आमाशय में पेप्सिन। अब ये क्या करता है? पेप्सिन जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन बदलेगा। जो आमाशय में पेप्सिन है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन बदलेगा। पेप्सिन ही प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये पेप्सिन क्या करेगा? ये पेप्सिन प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें बोलते हैं पेप्टोन और प्रोटियोज। मतलब सबसे पहले प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहां पे हुआ? आमाशय में। तो आमाशय में पेप्सिन ने क्या किया? जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को बदल दिया सक्रिय पेप्सिन में। मतलब ये पेप्सिन तो था लेकिन सक्रिय नहीं था। पेप्सिन निष्क्रिय को, पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या करेगा? छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें पेप्टोन और प्रोटियोजेज कहते हैं, प्रोटियोज कहते हैं। इसका मतलब है प्रोटीन का अपघटन हो चुका है, किसमें? पेप्टोन में और प्रोटियोज में अपघटन हो चुका है। अंतिम पाचन नहीं हुआ, पाचन का प्रारंभ हुआ है। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन कहां काम करता है? आमाशय में। यह बात ध्यान रखना। और ये क्या करेगा बेटा? प्रोटीन को सबसे पहले किस में तोड़ता है? पेप्सिन। ये उत्पाद याद रखने, पेप्टोन और प्रोटियोजेज में तोड़ेगा। अब बात करेंगे हम लोग छोटी आंत की। अब छोटी आंत बताइए, आपको प्रोटीन का अंतिम पाचन होगा? प्रारंभ कहां हुआ था? आमाशय में। आमाशय में पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ दिया, किसमें बेटा?
पेप्टोन और प्रोटियोज में तोड़ दिया। अब देखते छोटी आंत में क्या होगा। इसका मतलब मुख्य पाचन स्थल है, अंतिम पाचन छोटी आंत में होगा। अब देखिए आमाशय से अधपचा भोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कायम कहते हैं, छोटी आंत। इसका मतलब पहले छोटी आंत के पहले भाग में प्रवेश करा ग्रहणी में। छोटी आंत के पहला जो भाग है ग्रहणी में प्रवेश करेगा, पहुंचता है यहां अग्नाशय और आंत के एंजाइम क्रिया करते हैं। अब अग्नाशय एंजाइम कौन कौन से बेटा, देखो आपको एंजाइम बताएं हम लोग। ये एंजाइम है, देखिए बेटा अग्नाशय और आंत के एंजाइम क्रिया करेंगे किसमें, छोटी आंत में। क्योंकि आप जानते हैं अग्नाशय भी ग्रहणी में खुलता है, अग्नाशय जो रस आएगा अग्नाशय से ग्रहणी में आएगा, यकृत की जो पित्त रस आएगा वो भी कहाँ आएगा, सब ग्रहणी में आते हैं। अब देखिए अग्नाशय एंजाइम, अग्नाशय से मतलब कि आप प्रोटीन पाचक एंजाइम कहां से साबित होते हैं, अग्नाशय से, ध्यान रखना बेटा। और वसा पाचक एंजाइम यकृत से, पित्त रस स्रावित होगा ना, ये बात ध्यान रखना है। प्रोटीन पाचक एंजाइम कहां से स्रावित होंगे, अग्नाशय से। अब अग्नाशय से कौन सा, ये 3 एंजाइम ध्यान रखना है आपको जो अग्नाशय से आएंगे। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये अग्नाशय एंजाइम है और प्रोटीन पाचक एंजाइम, ध्यान रखना। ये क्या करेंगे, ये एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देते हैं। किन तोड़ेंगे, ये तो बेटा आप जानते हैं कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, ये डाइपेप्टाइड है और ये छोटे पेप्टाइड है, ये छोटे पेप्टाइड तोड़ेंगे। अब आंतों के एंजाइम आंत की दीवारों से स्रावित अब देखो इसका मतलब है ये तो अग्नाशय से स्रावित हुए 3 एंजाइम, अब आंत की दीवार से भी स्रावित होंगे। कौन सा एंजाइम स्रावित होगा, अमीनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। ये बात ध्यान रखना बेटा, आंत की दीवार से प्रोटीन पाचक कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, तो ये 2 एंजाइम है, अमीनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। इन छोटे पेप्टाइड को अंतिम रूप से किस तोड़ देंगे, अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं और अमीनो अम्ल का ही हमारी छोटी आंत में क्या होगा, अवशोषण होगा। तो सबसे पहले याद रखना है बेटा, उसके बाद में इसका अवशोषण कहां होगा, देखिए बताएंगे आपको। प्रोटीन का अवशोषण है, अब देखिए प्रोटीन का होता है बेटा, बता दिया छोटी आंत में होता है। तो पचे हुए अमीनो अम्ल छोटी आंत की दीवारों, बेटा उसमें पाए जाते विलाई, सूक्ष्मांकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर, द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और रक्त का भाग बन जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रोटीन अवशोषित होकर कहां पहुंच गई, रक्त में पहुंच गई, लेकिन किसके रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में। अमीनो अम्ल के रूप में वो रक्त में पहुंच गई। तो ये तो हो गया किसका बेटा, प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन का अवशोषण का होता है छोटी आंत में, ध्यान रखना है। इसके बाद में अब लास्ट ये तीसरा पाचन रह गया है, वसा का पाचन। तो देखो पहले कॉमन है कि वसा का पाचन कहां प्रारंभ होता है, छोटी आंत में, क्योंकि वसा पाचक एंजाइम पित्त रस होता है। पित्त रस अग्नाशय से स्रावित होकर किस ग्रहणी में आएगा, सीधे यकृत से आता है, ग्रहणी में आता है सीधे ग्रहणी में। इसका मतलब है ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। तो ध्यान रखना प्रोटीन पाचन प्रारंभ होता है आमाशय से और स्टार पाचन प्रारंभ होता है कहां से, मुखगुहा से, और वसा पाचन प्रारंभ होता है कहां से, छोटी आंत से। इसका मतलब है छोटी आंत में ही पाचन होता है वसा का। अब देखिए छोटी आंत में क्या होगा, यकृत से क्या स्रावित होगा बेटा, पित्त रस वसा को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, जिस क्रिया को बोलते हैं पायसीकरण। पित्त रस वसा का पाचन नहीं करता। पित्त रस तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि एंजाइम क्रिया कर सके, एंजाइम को कार्य करने की सतह बढ़ जाती है, एंजाइम क्रिया कर सके और वसा का पाचन कर सके। अब देखिए, और फिर अग्नाशय लाइपेज। एक बात ध्यान रखना बेटा, वसा पाचक एंजाइम कौन सा है देवेश? वसा पाचक एंजाइम है लाइपेज। ये लाइपेज वसा को बदला किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। इसका मतलब है कि वसा का जो अंतिम पाचन किसमें हो रहा है बेटा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनका ही अवशोषण होगा। ये कॉमन बिंदु है जो अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वसा के पाचन से अंतिम पदार्थ कौन से बनते हैं? फैटी एसिड बनता है। फैटी एसिड में जानते हो ये वसीय अम्ल है और बनेगा ग्लिसरॉल। और यही क्या करते हैं, इनका अवशोषण कहां पर होगा बताइए? छोटी आंत में। और यही ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अब देखो, हम पाचन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पाचन की शुरुआत करते हैं। ये तो पता ही है बेटा कि सबसे पहले पाचन के मुख्य चरण है। शुरुआत कहां से होगी? मुख और पेट से। पर यह बात ध्यान रखना, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। बहुत सी थोड़ी मात्रा में लिंगुअल लाइपेज मुख में और गैस्ट्रिक लाइपेज पेट में शुरू होता है। मत थोड़ी बहुत मात्रा में लाइपेज एंजाइम स्रावित होंगे बेटा। एक लिंगुअल लाइपेज स्रावित होगा कहां पर? मुख में स्रावित होगा। और एक गैस्ट्रिक लाइपेज होगा। वसा पाचक एंजाइम लाइपेज है, पर ये दो थोड़ी बहुत मात्रा में स्रावित होते हैं कहां पर? एक तो मुख गुहा में स्रावित होगा, लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं, और एक साथ हो गैस्ट्रिक लाइपेज, पेट में स्रावित होगा ये। अब जो पायसीकरण वसा है बेटा, छोटी आंत में यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस वसा की बड़ी गोलिकाओं को, जो वसा के बड़े बड़े कण होते हैं, उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिससे कि एंजाइम जगह बढ़ती है, एंजाइम क्रिया कर सके। क्योंकि बड़े अणुओं पर एंजाइम क्रिया नहीं कर पाते भाई। मान लो कोई छोटी जगह वो एंजाइम प्रॉपर क्रिया नहीं कर पा रहे, उसको तोड़ दिया जाए तो जगह बढ़ जाती है और एंजाइम क्रिया कर सकते हैं और वसा का पाचन कर सकते हैं। इसके बाद में रासायनिक पाचन। तो देखिए बेटा, रासायनिक पाचन की बात करें तो वसा पाचक एंजाइम कहां स्रावित होगा? मुख्य एंजाइम। वसा पाचक मुख्य एंजाइम स्रावित होगा कहां से? अग्नाशय से। थोड़ी बहुत मात्रा में स्रावित बता रहा था मैं, मुख से भी स्रावित होते हैं और पेट से भी। लेकिन जो मुख्य वसा पाचक एंजाइम है लाइपेज, वो ये क्या करेगा बेटा? जो पायसीकृत वसा को बदलेगा किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अंतिम पाचन तो अग्नाशय से स्रावित लाइपेज ही करता है, जो कि वसा को बदला किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। अब होगा अवशोषण। देखिए, अवशोषण कहां होता है बेटा? छोटी आंत की दीवारों द्वारा होता है और फिर ये लसिका का भाग बन जाएगा। किसका भाग बनेगा? लसिका तंत्र के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। लसिका के भाग बन के और लसिका डालता है इसको रक्त में। वसा शरीर के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, सब जानते ही हैं। सबसे पहला क्रियाधार कौन है? ग्लूकोज, जो पहले पाठ में पढ़ लिया। ग्लूकोज के बाद में दूसरे नंबर पर कौन है? वसा। 1 ग्राम वसा के टूटने से 9 किलो कैलोरी मिलती है।
तो 1 ग्राम प्रोटीन टूटने से 4 किलो कैलोरी जो मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में दूसरा जो मुख्य उत्पाद है कौन है? वसा है। जो ऊर्जा का स्रोत है वो वसा है। पहला कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद वसा, और फिर तीसरा नंबर प्रोटीन। अब शरीर में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत तो है ही है, सब पता ही है कि वसा महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके साथ में अंगों की सुरक्षा और कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। जानते हो हमारे शरीर पर जो हड्डियों के ऊपर भी क्या चिपका हुआ है? वसा चिपका हुआ है। यदि मैं गिरा झटके से तो ये वसा की जो परत है ना बेटा, मुझे चोटों बचाएगी, चोटों बचाएगी। पूरे शरीर में जो वसा है ये हमें क्या कर मतलब करता बेटा? अंगों की सुरक्षा भी करता है। कोई भी अंग है हमारे शरीर में, अंग सुरक्षित है, वसा की पूरी मोटी परत है ऊपर, तो सुरक्षा काम कर रही है। अब देखिए, ये तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वसा पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका है? बता दिया मैंने, पित्त रस की भूमिका बता दी आपको। केवल पित्त रस क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और कोई खास भूमिका नहीं होती। अब देखिए, आपका पहले वसा का पाचन, उसका पाचन होगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। फिर होगा किसका बेटा? प्रोटीन का पाचन हो गया, वसा का पाचन हो गया। इसके बाद में हमारे शरीर में किसका पाचन होगा? विटामिन का पाचन होगा। और ये बात ध्यान रखना बेटा, हमारे शरीर में विटामिन का पाचन नहीं होता, कभी विटामिन टूटते नहीं है, विटामिन का पाचन नहीं होता, विटामिन का सीधा अवशोषण होता है। हम जो भोजन में विटामिन ए ले रहे हैं, बी ले, जो विटामिन ले रहे हैं, उनका वो विटामिन टूटते नहीं है, केवल हमारे शरीर में क्या होता है? अवशोषण होता है। एक बात ध्यान रखना है कि जो विटामिन दो समूह होते हैं, कौन कौन से? एक तो वसा में घुलनशील होती हैं, कौन कौन सी है? ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए डी ई के। इनके अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? पित्त रस की। वसा में घुलनशील है तो विटामिन वसा में पाई जाती है, और वसा का पाचन कौन करता है? पित्त रस। इसका मतलब है इनके अवशोषण के लिए पित्त रस की आवश्यकता होगी। और जो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, बी सी, ध्यान रखना, ये सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के ऊतकों की ऊर्जा और चयापचय की जरूरी है। इसका मतलब विटामिन हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विटामिन की कमी रही तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, डी की कमी से रिकेट्स, तो ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब देखिए, विटामिन के अवशोषण की बात करें अब देखिए, विटामिन के अवशोषण प्रक्रिया, अधिकांश विटामिन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में होता है। एक बात ध्यान रखना, छोटी आंत के किसमें? ऊपरी हिस्से में। जबकि ये बात ध्यान रखना, विटामिन का अवशोषण, इलियम जानते हो, छोटी आंत का मुख्य भाग इलियम है। इलियम में पाचन होता है विटामिन का मुख्य रूप से। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है बेटा, ये ए डी ई के, ये विटामिन आहार की उपस्थिति में पित्त रस द्वारा मिश्रित होकर अवशोषित होते हैं। इसके बता दिया मैंने, इनके अवशोषण के लिए पित्त रस की आवश्यकता होती है, और ये वसा में घुलित अवस्था में पित्त रस के द्वारा ही अवशोषित होते हैं।
अब देखिए लसिका प्रणाली के माध्यम से रक्त में जाते हैं, पता है जल में जो घुलनशील विटामिन है कौन कौन सी, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1 B2 B3 B4 B5 B12 तक, और विटामिन सी, ये विटामिन आसानी से रक्त प्रवाह अवशोषित हो जाते हैं। एक अपवाद याद रखना, B12 B12 जो विटामिन है B12 यह पेट में एक फैक्टर का होता है बेटा, ये बात ध्यान रखना। सीधे जल द्वारा अवशोषित हो रहे हैं, लेकिन जो B12 है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलकर छोटी आंत में अवशोषित होता है। और ये फैक्टर कहां बनता है, देखिए पेट में बनता है। पेट में बने ये इंट्रिंसिक फैक्टर है बेटा, इसके द्वारा ही इसका ऑप्शन होगा बी। हाँ, यदि ये पेट में बनेगा तो ही विटामिन B12 का ऑप्शन होगा, ये अपवाद है। हाँ, पेट में रहेगा बेटा। बसा घुलनशील विटामिन यकृत में जमा होते हैं, ध्यान रखना। बसा में बस घुलनशील विटामिन होते हैं यकृत में, और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो जमा नहीं होते, वो अतिरिक्त जो विटामिन है वो आपके मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। लिख रहा है बेटा, देखो मूत्र के साथ माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अतिरिक्त विटामिन, जितनी विटामिनों की आवश्यकता होती है वो तो हमारे काम आ जाते हैं, और जो अतिरिक्त होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बसा में घुलनशील विटामिन बाहर नहीं निकलेंगे, यकृत में जमा हो जाएंगे। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो अतिरिक्त विटामिन बाहर निकल जाएंगे। अब देखो ये शॉर्ट में दे रखे हैं पाचक एंजाइम, सभी लोग देखोगे ये शॉर्ट में बता दिए हैं। एमाइलेज पहला एंजाइम, देवेश एमाइलेज कहां जाता बेटा, इसका स्थान कहां, स्थान दे रखा है लाल ग्रंथियां और आग्नाशय। इसका मतलब है एमाइलेज का स्रावण दो जगह होता है, एक तो लारी एमाइलेज और एक होता है आग्नाशय एमाइलेज, ये बात ध्यान रखना। अब ये कार्य क्या करता है बता, ये कार्य करता है जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। सरल शर्करा मतलब ग्लूकोज के अंदर, ध्यान रखना ये शॉर्ट में दे रखे हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा किसमें, सरल शर्करा ग्लूकोज में तोड़ेगा। और एक होता है प्रोटीएज, प्रोटीन पाचक एंजाइम है बेटा दोनों, प्रोटीएज और पेप्सिन, ये दोनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं। ये काम कहां करते हैं बताइए, प्रोटीन पाचक एंजाइम कार्य करते हैं दोनों ही पेट में। पेट में पेप्सिन काम करता है और अग्नाशय में ट्रिप्सिन। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेट में तो पेप्सिन काम करेगा, और मतलब अमाशय में काम करता है पेप्सिन, बताया था ना आपको, अमाशय में प्रोटीन का जो पेप्सिन काम करता है अमाशय में, और अग्नाशय में ट्रिप्सिन काम करता है। यह प्रोटीन को किन तोड़ता है, अमीनो अम्ल और पेप्टाइड में तोड़ता है। उसके बाद लाइपेज के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइपेज बसा पाचक एंजाइम। अब कहां करेगा, दो एंजाइम होते हैं, एक तो अग्नाशय लाइपेज होता है और एक गैस्ट्रिक लाइपेज जो अमाशय से साथ होगा। अब कार्य क्या होता है बेटा, ये बसा को तोड़ते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये शॉर्ट में दे रखे हैं एंजाइम और एंजाइम का कार्य और स्थान कहां काम करता है। देखिए इसमें लैक्टेज सुक्रेज एंजाइम है, छोटी आंत, ध्यान रखना बेटा तीनों एंजाइम ये समरी है उसकी बेटा, ये स्रावित होते हैं छोटी आंत में और कार्य क्या करते हैं, ये विशिष्ट प्रकार की जो शर्करा है जिसकी लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज
को सरल शर्करा ग्लूकोज बदलते हैं। लैक्टोज को बदलेगा लैक्टेज, माल्ट को माल्टेज और सुक्रोज को सुक्रेज किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। अब पाचन पूरा हो गया आपका। आप पढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। लास्ट एंजाइम और रह गया बेटा, ये न्यूक्लियस एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड्स में। और एक एंजाइम होता है रेनिन, बच्चों में दूध पचाने के लिए जिम्मेदार होता है रेनिन। ये बड़ों में नहीं मिलता, केवल बच्चों में पाया जाता है। अब एमसी क्वेश्चन देखो बेटा। पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहां शुरू होता है? ये यदि आपने ध्यान से पढ़ा सब जवाब दे सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां चालू होगा? में एमाइलेज द्वारा होगा, एमाइलेज द्वारा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च पाचक एंजाइम तो एमाइलेज ही। कौन सा बेटा? एमाइलेज। स्टार्च पाचक एंजाइम एमाइलेज है। पेप्सिन तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। नमस्कार जी। पेप्सिन प्रोटीन पाचक है, लाइपेज वसा पाचक है और ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो केवल स्टार्च पाचक एंजाइम एक ही है यहां पर, कौन सा? एमाइलेज एंजाइम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन, पेट में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? हाँ, पेट में तो पेप्सिन ही काम करता है। और वैसे भी दिमाग लगाएं यहां पर, देखो यहां पर लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है, इधर ध्यान दें। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है, एमाइलेज स्टार्च पाचक एंजाइम है और माल्टेज ये भी कार्बोहाइड्रेट तो है, ये माल्टोज का पाचन करता है। इसका मतलब है प्रोटीन पाचक में ये पेप्सिन नहीं है वैसे भी, पर पेट में यही काम करता है बेटा पेप्सिन। और आंत में ट्रिप्सिन। चौथा क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अंतिम रूप से कहां तोड़ा जाता है? बताइए। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अंतिम रूप से कहां तोड़ा जाता है? छोटी आंत में तोड़ते बेटा। ये बात ध्यान रखना आपको, क्योंकि प्रोटीन का अंतिम पाचन छोटी आंत में ही होता है। और प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहां होता है? मुख में नहीं, आमाशय में। ये बात ध्यान रखना है आपको। पांचवा क्वेश्चन देखो, बस ये है क्वेश्चन, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहां होता है? बताइए। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहां होता है? यहां देखिए, वेयर डज फैट डाइजेस्टिव मेनली अकर। इसका मतलब क्या बेटा? वसा का जो पाचन होता है अंतिम रूप से कहां होता है?
बताओ बेटा कहाँ होता है? वसा का पाचन अंतिम रूप से छोटी आंत में होगा बेटा, छोटी आंत। देखिए बेटा, वसा के पायसिक रस सहायता करता है। ये सहायता यता रही है, हाँ कट रहा है। सहायता देखो आ रही ना यथा। हाँ बेटा ठीक है, यता आ गई ना। हाँ आ गई। वसा के पायसीकरण में कौन सा रस सहायता करता है बताइए? कोई करे। जठर रस, पित्त रस, लार रस, अग्नाशय रस? पित्त रस। ये बात ध्यान रखना है आपको, पित्त रस सहायक होता है। सातवां क्वेश्चन पढ़ोगे आप। सातवां क्वेश्चन है, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लाइपेज। क्योंकि वसा पाचक एंजाइम लाइपेज है बेटा, एमाइलेज स्टार पाचक एंजाइम है, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है और ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। वसा पाचक एंजाइम एक ही लाइपेज। आठवां क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए बेटा, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है बेटा। ये बात ध्यान रखना है आपको। कौन है अंतिम उत्पाद? ग्लूकोज है। नमा क्वेश्चन, बच्चों में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ये होता है रेनिन एंजाइम। और द लास्ट क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है बेटा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? रेवेश, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ए, सही है बेटा। के डी ए बोल सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? डी ए। कीड़ा बोल दो या केड़ा बोल दो। ए ई डी के, हाँ के ई डी ए। अब नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ होता है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये भी छोटा टॉपिक है। एक बात ध्यान रखना, गैसों का विनिमय, छोटा टॉपिक है। गैसों का विनिमय और गैसों के परिवहन में अंतर है। गैसों का विनिमय होता है
वायु कूपिका के माध्यम से। रक्त और वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, वो गैसों का विनिमय है, और गैसों का विनिमय होता है विसरण द्वारा, जबकि गैसों का परिवहन होता है रक्त के माध्यम से। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है बेटा, और हीमोग्लोबिन ही CO2 और O2 को ले जाने का लाने का कार्य करता है। लेकिन यहां तुम्हारे कोर्स में रक्त का परिवहन नहीं है, केवल गैसों का विनिमय है। अब गैसों के विनिमय का स्थान कहां है बेटा? मनुष्य की वायु कूपिका में होता है। एक बात ध्यान रखना है आपको, गैसों के विनिमय का जो स्थान होता है वो वायु कूपिका में होता है। मनुष्य में गैसों का विनिमय फेफड़ों में, कूपिकाओं में होता है। एक पॉइंट याद रखना। उसके बाद में यहां वायु रक्त के बीच ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। गैसों का विनिमय विसरण द्वारा होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि गैसों का विनिमय कैसे होता है? विसरण। और विसरण जानते हो, विसरण वो क्रिया है जिसमें पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। इसका मतलब है वातावरण में जा रहा है तो अपनी अधिक सांद्रता से वो शरीर में कम होती है तो कम की ओर जाएगी। अब ये दे रखा है दूसरा पॉइंट, गैसों के विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है आंशिक दाब में अंतर। आंशिक दाब का मतलब है कि यदि गैसें, मान लो जिस गैस का जितना अधिक दाब होगा वो उतनी तीव्र विसरण होगा। जितना दाब अधिक होगा उतनी तीव्र विसरण होगा, जितना दाब कम होगा उतनी कम विसरण होगा। ध्यान रखना बेटा, दाब अधिक होगा तो विसरण अधिक होगा। गैसों की घुलनशीलता, एक बात ध्यान रखना, जो CO2 होती है बेटा, CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन से अधिक होती है। मतलब कि CO2 की जो घुलनशीलता है, घुलनशीलता O2 से अधिक होती है, अधिक होती है। हाँ जी, इसका मतलब क्या बेटा, जब CO2 घुलनशीलता अधिक होती है ऑक्सीजन से तो सर्वाधिक विसरण किसका होता है? सबसे अधिक विसरण होगा CO2 का। ये बात ध्यान रखना है। विसरण झिल्ली की मोटाई, जिस झिल्ली से पदार्थों का विसरण हो रहा है, यदि उसकी मोटाई जितनी कम होगी उतना ही विसरण अधिक होगा। मोटाई बढ़ाते जाओगे तो विसरण की दर भी बढ़ती जाएगी, दर घटती जाएगी। अब उस इनमें से जो 3 पॉइंट बताए बेटा, तीनों पॉइंटों को बारी बारी पढ़ोगे। पहला पॉइंट है आंशिक दाब। किसी गैस द्वारा किसी मिश्रण में डाला गया दाब आंशिक दाब कहलाता है। आंशिक दाब का मतलब जानते हो, लिख रहा है बेटा, ये यूं कह सकते हो वायुमंडल में किसी गैस की भागीदारी, कह सकते हो बेटा कि वायुमंडल में किसी गैस की भागीदारी को उसको आंशिक दाब कहते हैं। इसकी अधिक भागीदारी है, वायुमंडल में किसकी भागीदारी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। 21% ऑक्सीजन, 78% कौन? नाइट्रोजन। लेकिन हमारे शरीर में योगदान तो नाइट्रोजन तो है नहीं भाई, नाइट्रोजन योगदान तो है नहीं, इस नाइट्रोजन तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। हमें केवल देखना है CO2 और O2। तो सर्वाधिक भागीदार किसकी है? O2 की, 21% बेटा। अब देखिए ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 और CO2 का आंशिक दाब होता है PCO2। यह दाब का प्रेशर, ये P4 प्रेशर के लिए आया, दाब के लिए आया है। ये दाब के लिए P आया है, तो हमें O2 के सापेक्ष PO2 और CO2 के सापेक्ष PCO2।
ये बात ध्यान रखनी है आपको कि गैसें हमेशा उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर विस्तृत होती हैं। पता पड़े बेटा, गैसें हमेशा उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर विस्तृत होती हैं। विभिन्न स्थानों पर गैसों का आंशिक दाब, अब बेटा देखिए कहां किस गैस का आंशिक दाब कितना होता है। तो पहला है वायुमंडल में सर्वाधिक किसका है, ऑक्सीजन का। बेटा वैसे ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। कितनी बेटा, 21% है। और एक्चुअल में बात करें तो ये 20.9% होती है। पूरी 21 नहीं होती, 20.9% होती है। और CO2 की बात करें तो CO2 कितनी होती है बेटा, 0.03%। लेकिन यहां पर ये दाब mmHg, Hg कहते हैं मरकरी में दाब है, तो वायु O2 का जो आंशिक दाब होता है 159। एक बात ध्यान रखना बेटा, कई किताबों में आपको 161 मिल जाएगा, ये लमसम आपको मिल जाएगा 161 मिल जाएगा। तो वो ध्यान रखना आप, सर्वाधिक तो 159, कोई 161 कहीं इधर उधर हो सकता है, पर ये O2 का आंशिक दाब कितना है 159 mmHg और CO2 का होता है 0.3 mmHg। दूसरा बेटा आपको वायु कूपिका के अंदर बात करते हैं। वायु कूपिका में कितना होता है आंशिक दाब, वातावरण में तो 159 था CO2 का, अब यहां कितना है 104। ध्यान दो, वायु कूपिका में कितना था, वायु कूपिका में कितना होता है 104, वातावरण में कितना था 159। इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने अधिक दाब से वायु कूपिका में प्रवेश कर जाएगी, अधिक दाब से कम की ओर, और फिर यहां से वायु कूपिका में प्रवेश कर गई और वायु कूपिका से कहां जाएगी बेटा, ये रक्त में जाएगी, शुद्ध रक्त में। ध्यान दें, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिलाई जाती है, इसलिए क्योंकि रक्त, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन जो दाब होता है ना कम होता है, यहां तो 104 है, यहां 95 में ही, इसलिए ये रक्त में पहुंच जाएगी। यदि अब CO2 की बात करें तो CO2 को वायु कूपिका में दाब कितना होता है 40 mmHg, और वायु कूपिका में दाब इतना होता है बेटा, जबकि ऊतकों में दाब ज्यादा होता है 45 mmHg होता है। इसलिए ऊतकों से कहां पे आएगी, ये वायु कूपिका में आती है। देखिए उसमें ऑक्सीजन का दाब कम होता है 40 mmHg, लेकिन CO2 दाब बढ़ जाता है। अशुद्ध रक्त कहां से आ रहा है, सभी ऊतकों से आ रहा है, इसलिए वहां CO2 का दाब बढ़ जाएगा। इसलिए बेटा रक्त से CO2 कहां पहुंच जाएगी, वायु कूपिका में पहुंच जाएगी। वायु कूपिका में कितना है 40 है, ध्यान दो इधर, वायु कूपिका में CO2 40 है और रक्त में कितनी है ये 45। इसलिए रक्त से कहां पर पहुंच जाएगी, ये वायु को फेफड़ों में जाएगी, वायु कूपिका में छोड़ दी जाएगी, वहां से वातावरण में और कम है, वातावरण कितना 0.3%, 0.3 है, इसलिए वातावरण सीधे निकल जाएगी। रक्त में O2 PO2 होता है 95 और PCO2 होता है 40। अब देखो सबसे पहले ऊतक में ध्यान दो, ऊतकों में कितना होता है, O2 होती है 40 mmHg और CO2 45 mmHg। अब यहां जो दाब ये इंगित कर रहा है कि ऑक्सीजन का दाब वातावरण में सर्वाधिक है, वातावरण से वो फेफड़ों वायु कूपिकाओं में आएगा और से कहां पे आएगा बेटा, वो
रक्त के माध्यम से ऊतकों में आएगा। इसका मतलब रक्त ऑक्सीजन वायुमंडल से कोशिकाओं में पहुंचे और CO2 का दाब ऊतकों में सर्वाधिक होता है 45 mmHg। उसके बाद ऊतकों से रक्त कहाँ जाएगा? अशुद्ध रक्त के रूप में फेफड़ों के उस हृदय के दाएं पार्ट में जाएगा। इसका मतलब वहां जो दाब अशुद्ध रक्त में दाब 40 होता है, तो ये ऊतकों में कितना है? 45। तो ये अशुद्ध रक्त दाब पहले फेफड़े कहाँ जाएगा बेटा? फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में दाब कम होता है 40। इसलिए जो ऑक्सीजन CO2 जो होती है वो फेफड़ों में छोड़ दी जाती है, और वहां से वातावरण में कितना है CO2 का? 0.3 है mmHg। इसलिए ये वायु कूपिका से बाहर निकाल दी जाएगी। इसका मतलब ये पहुंच गए हो कि ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में प्रवेश करती है दाब प्रवणता के आधार पर, वायुमंडल से फेफड़ों वायु कूपिकाओं में आएगी, वायु कूपिकाओं में रक्त के माध्यम से कहां जाएगी बेटा? शरीर ऊतकों में जाएगी। अब शरीर ऊतकों में जो CO2 गई उसका उपयोग होगा, क्या बनेगी? सर्वाधिक CO2 बनेगी। तो शरीर ऊतकों में CO2 ज्यादा होगी और वायु कूपिका में कम होगी और वातावरण कम होगी, इसलिए CO2 ऊतकों से पहले वायु कूपिका में जाएगी और वायु कूपिकाओं से शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए फेफड़ों में गैसों का बात करें, फेफड़ों में गैसों का विनिमय वायु कूपिका रक्त के बीच होता है। ध्यान दें सभी बच्चे, किसमें होता है? फेफड़ों में वायु कूपिका में ऑक्सीजन CO2 आती है और रक्त में भी। इन दोनों के बीच क्या होता है? रक्त और कूपिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है अपनी सांद्रता प्रवणता का आधार। वायु कूपिका की ऑक्सीजन जाएगी रक्त में और CO2 आएगी। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम विसरण किसमें पढ़ रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन का विसरण पढ़ रहे हैं। देखें वायु कूपिका में ऑक्सीजन कितनी होती है? 140 mmHg होती है, और अशुद्ध रक्त में कितनी होती है? 40। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु कूपिका से ये रक्त में प्रवेश कर जाएगी कौन सी? ऑक्सीजन। दाब प्रवणता आधार पर ऑक्सीजन का परिवहन देख रहे हैं, केवल विनिमय देख रहे हैं। वायु कूपिका में ऑक्सीजन ज्यादा है और रक्त अशुद्ध रक्त में कम है, इसलिए ये वायु कूपिका से ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त में प्रवेश कर जाएगी। ऑक्सीजन जा रही है, वो जो अशुद्ध रक्त में प्रवेश करेगी तो अशुद्ध रक्त को क्या कर देगी? शुद्ध कर देगी, ऑक्सीजनित कर देगी। अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्धिकरण तो होता है रक्त का बेटा, फेफड़ों में CO2 छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन लाई जाती है। इसके बाद देखिए CO2 का परिवहन देखो बेटा, CO2 का परिवहन CO2 अब रक्त में कितना होता है बेटा आंशिक दाब CO2 का? 45 mmHg, और वायु कूपिका में कितना होता है? 40 mmHg। ये तो पता ही बेटा उल्टा प्रवाह होगा, ऑक्सीजन तो जा रही थी और CO2 आएगी, कहां से आएगी? रक्त से वायु कूपिका में आएगी। इसका का मतलब क्या है कि रक्त में तो दाब ज्यादा है और वायु कूपिका में कम है, इसलिए CO2 रक्त से वायु कूपिका में आ जाएगी और वायु कूपिका से बाहर निकल जाएगी। ऊतकों में गैसों का विनिमय, ऊतकों में गैसों का विनिमय देखिए बेटा रक्त और कोशिकाओं के बीच होता है। अब ऑक्सीजन देखो, रक्त में कितनी है ऑक्सीजन? रक्त में कितनी है? 95, और ऊतकों में कितनी है? 40। इसका मतलब है कि रक्त से ऑक्सीजन कहां जाएगी? ऊतकों की ओर जाएगी। क्लियर हो गया बेटा ये? अब देखिए पॉइंट लिख रहा है बेटा, इसका ऑक्सीजन रक्त से ऊतकों में जाएगी दाब प्रवणता के आधार पर। अब बात करें CO2 का।
अब देखो में CO2 ज्यादा होती है और रक्त में CO2 कम होती है, इसलिए O2 जो CO2 है वो ऊतकों से कहां पे आएगी, रक्त में आएगी और रक्त से कहां पहुंचेगी, रक्त से बाहर वायु गुप्ता वायु को फेफड़ों के मतलब कि पहले हृदय में आएगी, हृदय से फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों से वो बाहर छोड़ दी जाएगी। अब देखिए विसरण झिल्ली, जो जिस झिल्ली द्वारा विसरण होता है, एक बात तो वो याद रखना है आपको, वो है कूपिका की पतली उपकला। कूपिका की जो पतली 3 झिल्लियां होती है बेटा, ये तो कूपिका की पतली झिल्ली है, और दूसरी झिल्ली है कौन सी, कूपिका और संयुक्त आधार झिल्ली, और तीसरी है केशिका रक्त की पतली उपकला, क्योंकि केशिका भी तो आ रही है वहां पे। ये 3 झिल्ली, जिनकी तीनों झिल्ली की मोटाई होती है वो याद रखना, नोट कर लो। ये तीनों झिल्ली की जो मोटाई होती है 0.5 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर। अब मैंने देखो 8वां पॉइंट है गैसों की घुलनशीलता, बताया था पहले कि CO2 की घुलनशीलता की तुलना में कितनी होती है, 20 से 25 गुना अधिक होती है, इसलिए O2 की तुलना में CO2 का विसरण तीव्र होता है। जिसकी घुलनशीलता जितनी अधिक होगी उसका विसरण उतना अधिक होगा, इसलिए CO2 का विसरण O2 की अपेक्षा तेज होता है, ध्यान रखना। बेटा आप मनुष्य में गैसों का विनिमय, ये MCQ क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, मनुष्य में गैसों का विनिमय कहां होता है, तो क्वेश्चन है बेटा है गैसों का मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण द्वारा। तो देखिए बेटा वायु कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 कितना होता है, वायु कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होगा बताइए बेटा, 104 mmHg होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, ऊतकों में CO2 का आंशिक दाब कितना होता है, बताइए बेटा। ऊतकों में होता है 45 mmHg, कितना होता है 45 mmHg। पांचवा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का विसरण किस दिशा में होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, बात ध्यान रखना बेटा, पहले बता दिया आपको, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा। फेफड़ों से निकलने वाले शुद्ध रक्त में O2 का आंशिक दाब, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त निकल रहा है, एक वायु कूपिका में होता है 104, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त में पूछ रहा है 95 mmHg होगा।
की श्वसन झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर। आठवां क्वेश्चन है बेटा, 20 से 25 गुना सी CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग कितनी होती है? अधिक होती है 25 गुना 20 से 25 गुना। सी निम्न में से कौन श्वसन झिल्ली का भाग नहीं है? ब्रोंकाई को बोला था। ब्रोंकाई की उपकला, श्वसनी की उपकला बेटा। ये तो तीनों झिल्ली है ही है, कूपिका की उपकला है, संयुक्त आधार झिल्ली है और रक्त केशिका की उपकला। केवल जो ब्रोंकाई श्वास श्वसनी की जो उपकला होती है इसका भाग नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, गैस सामान्यतः किस दिशा में विस्तृत होती हैं? उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर। ठीक है बेटा, तो ये आपका 2 टॉपिक हो गए। स्टॉप रिकॉर्डिंग, हम स्टॉप लिख रही पहले ही। स्टॉप यहाँ से होगी।